नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं सागर चौधरी। शाम के 5 बज गए हैं और हमारा समय है मुद्दों पे चर्चा का, जिसमें हम राजस्थान के ताजा तरीन मुद्दों पे और कोरोना वायरस को लेकर राजनीति और सियासत तक के सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं रोजाना और आप तक लेकर आते हैं जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता, जिनसे आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ पैनल में है रईस अहमद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुखदेव सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी, और तीसरे महिपाल मेला, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिंह जादौल। चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुद्दों के पे एक नजर डाल लेते हैं। आज के हमारे मुख्य मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, राजस्थान सरकार का कोरोना पर नियंत्रण, क्या खुलेगा लॉकडाउन 3 तारीख को, इसके बाद में कोरोना की आड़ में राजनीति, और तीसरा जो डिफॉल्टर्स हैं उनका कर्जा माफ किया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार के सुखदेव सिंह चौहान साहब के पास जाना चाहूंगा। सुखदेव जी, किस तरीके का काम किया है राजस्थान सरकार ने, और क्या 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है? देखिए, जैसा कि विदित है, जो जो कोरोना जो कोविड-19 है वो एज ए वैश्विक महामारी है। और वैश्विक महामारी को देखते हुए जहां पूरा विश्व और पूरा जो मनुष्य जाति है वो इससे प्रभावित है, और इसके उपाय के लिए और इन सब चीजों के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पर जो कार्य किए गए, जिस तरीके से लॉकडाउन का जो प्रथम कदम था वो लिया गया, और उसके पश्चात में अब विषय आता है कि 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, माना कि ठीक है, लेकिन जहान के साथ में जान भी जरूरी है। इन स्थितियों को देखते हुए जो लॉकडाउन है वो मुख्य रूप से विभाजित होगा, और उसमें एरिया वाइज, जोन वाइज एक डिवीजन का एक प्रारूप तैयार किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो पूर्ण रूप से तो लॉकडाउन खोलने के संदर्भ में ना तो सरकार है, ना हम लोग हैं, ना आम जन है। इनको इस तरीके से होना चाहिए कि जोन 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 जो डिवीजन है वो रेड जोन है, आपका ऑरेंज है, साथ में ग्रीन जोन है। जहां पर संख्या ज्यादा है, जहां पे पॉजिटिव केसेज हैं, जहां पे ये बहुलता संख्या के अंदर कोविड-19 के पेशेंट है, वहां पे लॉकडाउन की स्थिति यथावत रहेगी या यथावत रहनी चाहिए। बाकी सब कुछ केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। जब केंद्र सरकार अपनी पूर्ण रूप से गाइडलाइंस राज्य सरकारों को दे दी जाएगी, उसके पश्चात में राज्य सरकार उन केंद्र सरकार के दिए हुए जो भी गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उनकी स्टडी करेगा, उनका अध्ययन करेगा, और अध्ययन करने के पश्चात में आगे 2 तारीख के शाम को क्या हालात रहते हैं राज्य में, शहरों की, जिले के अंदर, गाँव की, और इन सब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हमारे माननीय जननायक श्री मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि पूरे भारत के अंदर, ये खुद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज को कह चुके हैं कि जो प्रयास राजस्थान सरकार ने किए हैं वो शायद भारतवर्ष के अंदर किसी भी सरकार के द्वारा प्रयास नहीं हुए हैं। इसकी सराहना खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। तो एक बार गाइडलाइंस आने दीजिए कि वहां से क्या दिशा निर्देश तय होते हैं। उन दिशा निर्देशों को बड़ी एडवाइजरी बॉडी देखेगी, मुख्यमंत्री जी खुद देखेंगे, और उसके बाद में निर्णय किया जाएगा कि लॉकडाउन में किस तरीके की छूट दी जाए, और लॉकडाउन के साथ साथ में अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से, क्योंकि देखिए अभी राज्य की जो आर्थिक हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि रेवेन्यू आ नहीं रहा है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले महिपाल मेला जी का इसमें इनपुट ले लेते हैं। महिपाल जी, किस तरीके का राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली रही जिससे कोरोना से लड़ने में, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ राजस्थान सरकार को करना चाहिए? बहुत ही छोटे शब्द में बताइए सर। भाई, चैनल पे मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हमारे राजस्थान के इरफान खान, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरमाए। और दूसरा, लॉकडाउन की जो स्थिति है, देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश की सरकार भी कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है। हमें इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, विशेष तौर से मुझे लॉकडाउन खुलना नहीं खुलना, हम पहले ही हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि राज्य और केंद्र की सरकार प्रदेश और देश की जनता के हित में जो फैसला लेंगी
उस फैसले का हम दिल खोल के स्वागत करते हैं। फैसला सरकारों को लेना है। अभी तक का जो 23 तारीख के बाद राजस्थान में 23 तारीख से लॉकडाउन है, लगभग 1 महीना और 7 दिन हो गए हैं, और 37 दिन के लॉकडाउन के पश्चात ही हम लोग यही कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार जो फैसला लेगी उस फैसले का हम दिल खोल के स्वागत करेंगे और उसकी अनुपालना करने का काम करेंगे। केंद्र की सरकार जो है जो फैसला लेगी हम उसमें साथ खड़े हैं, क्योंकि ये वैश्विक महामारी सिर्फ अकेले प्रदेश और देश के लिए, पूरी दुनिया इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हम इसमें कोई राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। किसने अच्छा काम किया, किसने कम किया, हम तो ये कह रहे हैं प्रदेश और देश की तमाम सरकारों ने, चाहे वो तेलंगाना की सरकार है, चाहे पंजाब की सरकार है, चाहे राजस्थान की सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है, चाहे केंद्रीय सरकार है, सब सरकारों ने अपने अपने स्तर पे इस कोरोना नामक वैश्विक को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, जो सराहनीय है। हम जानना चाहेंगे रईस खान साहब के बारे में। रईस खान साहब, आप सरकार की कोशिशों से खुश नहीं नजर आ रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपना रही है राजस्थान सरकार, क्या कहना है आपका? नहीं, देखो, राजस्थान सरकार जो काम कर रही है, लेकिन वो केंद्र पे जो केंद्र का विश्वास है, केंद्र विश्वास दिला रही है, वो उस पे नहीं जा रही, वो उस पे भी आरोप लगा रही है कि हमारी पूर्ति नहीं हो रही। लेकिन केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से राज्य सरकारों को संपूर्ण जो है समर्थन है और कंटिन्यू काम करती जा रही है और आदेश दे रही है, और जैसा भी पालना होगी इनको मानना होगा, करना होगा। बिल्कुल सुखदेव जी, कल अर्जुन मेघवाल जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि राशन वितरण में दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है राजस्थान सरकार। देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। रोजाना हमारे माननीय मंत्री जी रमेश मीणा जी, आपको भी बात है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आप प्रदेश के अंदर क्या करने जा रहे हैं। अब मैं भी अगर आरोप लगाऊं तो मैं सिंपल सा कह दूं, 25 सांसदों ने क्या किया? 25 सांसदों की सांसद निधि किसके काम आ रही है, आप मुझे बताइए। अगर मान लो रामचंद्र बोरा जी की जो सांसद निधि जो 2 करोड़ रुपए है, वो 2 करोड़ रुपए अगर वो यहाँ मुख्यमंत्री कोष में देते और मुख्यमंत्री सीधा जयपुर की जनता को देते, तो वो सीधा का सीधा जयपुर की जनता को कार्य आता ना, जयपुर की जनता की उस चीज में भलाई होती, जो अभी जो कार्य चल रहा है। तो अभी आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी जो सांसद का कोष का पैसा था वो आपने सारा पीएम केयर फंड में दे दिया, आपने मुख्यमंत्री कोष में क्या दिया? जब विधायक ने यहाँ पे हमारे माननीय जितने भी विधायक महोदय हैं, उन्होंने जैसे ही राशि जब मुख्यमंत्री जो राहत कोष के अंदर दी, वो तत्काल रूप से मुख्यमंत्री जी ने वो राशि वापस से विधायक कोष के अंदर दी कि आप अपने क्षेत्र में काम करिए, आप अपने क्षेत्र के अंदर जो भी इस महामारी से जो लड़ाई का कार्य है वो आप कार्य करिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये बिल्कुल वो समय नहीं है जिसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए। अर्जुन मेघवाल जी हो सकता है अपनी जगह वो उनको लगता है कि इस समय राजनीति करना, वो भगवान उनको बहुत अच्छी समझ दे, बुद्धि दे, वो खुद इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, फिर भी अगर इस समय आकर के इस तरीके की राजनीति पूर्ण इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो चिंतनीय है, साथ में दयनीय है। महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे? कहना तो इनका सही है सुखदेव जी का कि आप केंद्र सरकार के फंड में, पीएम फंड में पैसे देते हैं और राजस्थान सरकार से सहायता की, मदद की आशा रखते हैं, कितना जायज है ये? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी जो सांसद हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और चाहे आपके राज्यसभा के सांसद हो, वो किसी ना किसी स्टेट से चुन के आते हैं। यदि इसी तरीके से सारे सांसद अपने अपने स्टेट में पैसा देना चालू कर दिया तो फिर देश का प्रधानमंत्री के फंड का औचित्य क्या रह जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, यूपी के सांसद अपने मुख्यमंत्री को दे देंगे, राजस्थान के सांसद अपने मुख्यमंत्री को दे देंगे और स्टेट्स के अपने मुख्यमंत्री को दे देंगे, या तो फिर विधायकों को अपने अपने जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख को दे देना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, घूम फिर के पैसा एटलीस्ट हमारे पास ही आ रहा है और उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। आज प्रधानमंत्री के फंड में सांसद पैसा जमा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये सवाल यदि सांसद मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसे जमा करवा देते तो ये सवाल उन पे ये खड़ा हो जाता कि आप दिल्ली में बैठते हो, प्रधानमंत्री जी ने आपसे उम्मीद की थी पैसा प्रधानमंत्री के फंड में जमा करवाने की। रही बात कहीं भी, ये तो ये हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों की, कुछ लोगों की टीका टिप्पणी हो सकती है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग ये संतुष्ट हैं। चाहे किसी भी स्टेट में और किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, केंद्र की सरकार इस मामले में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर रही है। हम भी कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। राजस्थान में हम अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो भी कदम उठा रही है, हम मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और अच्छी चीजों का स्वागत करना चाहिए।
रही बात जो रामचंद्र बोरा जी का जो उदाहरण है, मैं यही कह रहा हूँ कि रामचंद्र बोरा जी तो प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं और सांसद जो है वो प्रधानमंत्री फंड में पैसा जमा नहीं करवाएगा तो फिर किसमें करवाएगा? घूम फिर के पैसा यहीं आ रहा है। जयपुर की जनता भूखी नहीं मर रही है और प्रदेश और देश की जनता, ये सरकारों की कहीं भी इसमें सरकारों का दोगलापन नहीं है कि हम इसके लिए कर दें उसके लिए नहीं करें। इन सब चीजों से ऊपर उठ के, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबी और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी चीजों से ऊपर उठ के काम हो रहा है। जितने भी जो एनजीओ हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, जितने भामाशाह हैं, सब अपने अपने स्तर पे बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जो काम कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे रईस खान साहब, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा कर रही है। वो सभी को देख रही है, यहाँ पे कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई कुछ नहीं है। और जो भी फैसिलिटी मुहैया करा रही है, ये तो कुछ लोगों की, उस अर्नब जैसे लोगों ने इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया, बाकी कहीं जातिवाद की कोई नहीं है। माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। आप बताएं खान साहब। हम तो खुद कह रहे हैं कि पत्रकारों से उम्मीद नहीं की जाती है। पत्रकार आप जनता और सरकार के बीच का एक पुल होते हैं। पत्रकारों को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं खान साहब। जिस तरीके की जो भाषा चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ जो इस्तेमाल की गई वो ठीक नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। सुखदेव जी, आपसे सवाल है कि कल अर्जुन मेघवाल जी ने एक और बड़ा सवाल आपके ऊपर राजस्थान सरकार को कहा था कि केंद्र सरकार से जो मदद आ रही है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। वहां से आपके पास मदद आ रही है लेकिन आप जनता तक कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने मदद दी है। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं वो बता सकता हूँ, आंकड़े भी मेरे पास हैं कि कितना पैसा उन्होंने दिया है, किस फंड से दिया है। वो आपने पारदर्शिता के तहत राजस्थान की जनता को नहीं बताया। आपको ध्यान है मार्च का जीएसटी का जितना जो रेशो है वो क्या आ चुका है? सर उन्होंने कहा है, एक बड़ा मोटा उन्होंने आंकड़ा दिया है कि जो एक बिल्डिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर का पैसा है जिसमें 1000 करोड़ रुपए लेबर डिपार्टमेंट और 1500 रुपए जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वो फंड कोविड-19 में खर्च करने की अनुमति मांगी थी और केंद्र सरकार ने उसकी अनुमति दी है। जिसके बाद में राजस्थान सरकार ने ये पैसे सभी के खातों में पहुंचाए हैं। नहीं, मुझे आप एक बताइए कि जो आर्थिक सहायता अभी जब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री की जब मीटिंग थी तो टोटल 10 ऐसे मांग सूत्र थे जिसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष में रखे थे। और आर्थिक स्थिति के, अगर आप आर्थिक स्थिति के अनुसार देखो तो अभी भी मार्च का जो पैसा है, मार्च का जो जीएसटी का जो पैसा है जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देना चाहिए वो अभी तक, फरवरी वाला जो मार्च वाला फंड है वो अभी तक नहीं आया है। इस तरीके की ये सब बातें कि ये जो फंड है वो फंड आ चुका है, उसको आप सर्कुलेट नहीं कर रहे, उसमें कोविड-19 में नहीं हो रहा है। पहले दिन से सरकार सभी तरीके के कार्य कर रही है, पहले दिन से सरकार की तरफ से सभी कार्य किए जा रहे हैं। लोग जो भी पेंशन राज्य सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली पेंशन थी वो सभी के खातों में जारी है। तो इस तरीके से ये बयानबाजी करना बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई ना तो इसमें कोई तथ्य है ना और कुछ। क्या महिपाल मेला जी के पास चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे महिपाल मेला जी इस पर? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इसमें किसी भी तरीके की कोई दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। एक सवाल विवेक सिंह जादव साहब से ले लेते हैं। विवेक जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी है इसके, जिस तरीके से आप कवरेज कर रहे हैं? आपने शहर देखा है, कल भी जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मामला था उसको लेकर भी आप लाइव आने वाले थे। क्या सुखदेव सिंह से चाहेंगे उस पर कुछ है आपका और कोई सवाल है? देखिए सागर जी, महिपाल जी ने कहा था जयपुर में कोई बुकिंग नहीं है। मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मेरे को सुबह और शाम ऐसी लाइनें मिलती है कैसी, जहां खाना वितरण हो रहा है वहां हर जगह 100 से 200 इकट्ठे होते हैं। मैंने कल कई जगह पूछताछ भी की तो उनका कहना था हमें सिर्फ एक टाइम खाना मिलता है। मतलब निवाला पर जयपुर में सबसे ज्यादा राजनीति देखने को मिल रही है। अभी जो आपका प्रश्न उठा था कि सांसद निधि कोष का पैसा, सांसद निधि का पैसा प्रधानमंत्री कोष में आता है, बिल्कुल बात सही। प्रधानमंत्री कोष में देने के बाद उसे राज्य सरकार में लाने के लिए भी सांसद की अहम भूमिका होती है। अभी तक सांसद पैसा नहीं ला पाए हैं। जयपुर शहर के मुझे एक चीज बताइए,
फर्स्ट ऑफ वीक में जब पीएम केयर फंड स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ऑफ वीक में 6500 करोड़ रुपए का आगाज हुआ कि लगभग 6500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आ चुके हैं। उसके पश्चात में आज तक कोई डिटेल नहीं है कि पीएम केयर फंड में टोटल कितना कितना वैल्यूएशन आ चुका है, क्योंकि पीएम केयर फंड अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है। पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर है। पीएम केयर फंड का कोई भी, हमारी जो सबसे बड़ी जो ऑडिटर है हिंदुस्तान की, वो कैग है, CAG, सभी सरकारी संस्थाओं का वो ही ऑडिट करता है। ठीक है, अभी अभी पता चला है कि जो पीएम केयर फंड है उसका सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता। तो जब सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता, उसमें कितना पैसा आ गया है, कितना नहीं आ गया है, ये अभी तक कुछ नहीं पता। दूसरा, मैं सांसद कोष में इसलिए आवाज उठा रहा हूँ। देखिए, माना हमारे देश के सभी सांसद हैं, पीएम केयर फंड में पैसा देते हैं, लेकिन हर राज्य के हर संसद का अलग अलग मामला है। आप अमृतसर में जाएं, कोई जरूरत ही नहीं है। जयपुर के अंदर सर्वाधिक जरूरत है। आप उसके बाद में जब गंगानगर में जाएंगे तो गंगानगर में बिल्कुल केस नहीं है, तो वहां कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पौंडीचेरी है उसमें कम है। तो देश के अंदर विभिन्न शहरों में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थिति है। अगर मान लो पर्टिकुलरली संसद अपना पूरा का पूरा जो पैसा है। जी विवेक सुखदेव जी, आपने मेरी बात पे काउंटर कर दिया था। मैं जस्ट यही बोलने वाला था। जब जयपुर शहर में आंकड़ा 800 से क्रॉस कर चुका है, तो जयपुर शहर में सांसद रामचरण बोहरा को ऐसी स्थिति थी कि शायद 2500 लोकसभा क्षेत्र का जो पैसा है कोटा, टोंक, जोधपुर और जयपुर क्षेत्र में लाना चाहिए था। लेकिन आपने दूसरा मुद्दा उठाया था कि पैसा पीएम फंड का सार्वजनिक, ऐसा नहीं है। इस टाइम हमको कोविड-19 से जीतना है, देश को जिताना है, कोविड हराना है। टाइम है कोविड-19 को हराने की, इसको जिताने की। इसमें यह बात नहीं करनी चाहिए सुखदेव जी कि पैसे का फंड में जो पैसा आ रहा है उसे सार्वजनिक किया जाए। ये पैसा सार्वजनिक करते हैं हम, आरटीआई है, राइट टू हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो पालना हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब बातें बाद की है। जब कोविड-19 को हम हरा चुके, उसके बाद की बातें हैं ये। विवेक जी, नहीं, आपका मेरा जो प्रश्न था, मेरा जो सवाल था, वो अर्जुन मेघवाल जी के कथन के ऊपर था कि वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे किसी सीनियर नेता के द्वारा, हमारे किसी भी कांग्रेस लीडर के द्वारा इस तरीके से सवाल नहीं उठाए गए। कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। अभी सभी की नजर इसी की भी है, इसी तरीके से है कि किस तरीके से राजस्थान प्रदेश को, भारत देश को और इस मानव जाति को कोरोना रहित करना है, ताकि हम आगे अपने अच्छे भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा भविष्य दे सके। महिपाल जी, देखिए, जब तक हमें किसी चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं हो तब तक हमें उस बात पे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, और ना हमें कोई सवाल पूछने का अधिकार रहता है। सभी सांसदों ने, मैं आज नागौर सांसद की बात करूं, चाहे नागौर सांसद हैं, मैं जिस जिले में रहता हूं, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे वहां के सांसद हैं। रामचंद्र बोहरा जी पे मैं व्यक्तिगत नहीं जानना चाहता कि उन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए। हो सकता है कि आपको उस मामले में ज्यादा पता है, जो आपके साथ महानुभाव जो जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा पता हो सकता है। मुझे जयपुर की स्थिति का ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से, मेरी जयपुर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। महिपाल जी, मैं जो आगे बात, एक सवाल है आपसे, बताएं जी, बताएं, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। सवाल है आपसे। हनुमान बेनीवाल लगातार, आप आरएलपी से हैं, हनुमान बेनीवाल राजस्थान को लगातार, राजस्थान सरकार को घेरते आते हैं, हर मुद्दे पर घेर रहे हैं। इस समय भी उन्होंने कई बातें ऐसी उठा रखी है जो वास्तव में हकीकत में है, बच्चों को पूरा करे सरकार, और कई बातें हनुमान बेनीवाल ने समय पर उठा रखी है। लेकिन सारी बातें इस समय, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। विवेक जी, आपका नेटवर्क शायद नहीं आ रहा है, इसलिए विवेक जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। आप थोड़ा सा बताएं, और बताएं, और आप सवाल मेरे सामने रखें, बिल्कुल जवाब दूंगा। क्या आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही? आप राज्य सरकार से उम्मीद, आप राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, राज्य सरकार को घेर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज्य सरकार घेरने से काम करेगी, क्योंकि लेकिन आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दें कि आप बीजेपी से गठबंधन है, तो उम्मीद सेंट्रल से लाने की भी है। अभी ठीक है, अभी मैं आगे बात करूं, मैं जवाब दूं? विवेक जी, मैं जवाब दूं या फिर आपका कोई और सवाल है? नहीं, उनका सवाल हो गया। महिपाल जी, आप जवाब दें। बस सर। सागर जी, हाँ बताएं। विवेक जी, आप 2 मिनट सुनिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ।
सागर जी, हनुमान जी ने अभी जो 1 करोड़ रुपए जारी किए थे अपने सांसद कोटे से, उसमें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए पीपी किट और मास्क के लिए, बाकी बचे हुए पैसे जो हैं वो सभी जितनी भी जो उनके 8 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं उनमें खाद्य सामग्री के लिए और तमाम और सुविधाओं के लिए दिए हैं। इसी तरीके से सारे सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में देने का काम किया है, चाहे पड़ोस की सांसद राजस्थान की सांसद दिया कुमारी जी हों, चाहे मेरा झुंझुनू संसदीय लोकसभा क्षेत्र लगता है, चाहे हमारे नरेंद्र जी हों, चाहे तमाम सांसदों ने। और रही राजस्थान में तो सारे 25 के 25 सांसद जो हैं वो हम एक अलायंस में, बाकी 24 भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी सारे सांसदों ने अपने अपने गृह क्षेत्र में काम किया। अब मैं आगे वाली, अब मैं विवेक की बात दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हेलो, जवाब में से एक सवाल निकल रहा है, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, मेरी बात आप पूरे जी एक बार महिपाल जी को पूरा करने दीजिए। मेरी बात पूरी, मैंने आपकी बात बड़ी संयम के साथ सुनी, मेरी बात का तो आप जवाब देने दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। रही बात, मैंने पहले शब्द में ये कहा है सागर जी कि कोरोना के खिलाफ, कोरोना को मात देने के लिए प्रदेश और देश की सरकार जो भी कदम उठेगी हम उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अब रही बात भर्तियों की, आज एलडीसी की जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी 2018 में, जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें सवालिया निशान लग रहे हैं। उनकी अभी ज्वाइनिंग देने का समय है, उसपे जो आरक्षण में जो कटौती की गई है सामान्य श्रेणी और ओबीसी की, उसपे सवाल कौन खड़ा करेगा? हम खड़ा करते हैं। आज टिड्डी जो है वो दोबारा आ सकता है टिड्डी की चपेट में, जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। कृषि पर्यवेक्षकों की सिर्फ नियुक्ति बकाया है, सारी चीजें होती हैं, उनकी नियुक्ति वहां आज जितने भी जो डॉक्टर और नर्सेज जिनकी जो पेंडिंग पद पड़े हैं, जिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है नर्सिंग है, उनकी की आवाज कौन बुलंद करेगा? वो हम, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की सरकार को उस सामान्य वर्ग के लिए चेताने का काम हम लोग जितना हो सकता उतना कर रहे हैं। हमारे जितने भी जो मजदूर भाई प्रवासी भाई हैं, जो कोई तेलंगाना बैठा है, कोई महाराष्ट्र बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, उन सबको लाने की समुचित व्यवस्था सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। किसी भी 25 सांसद में से किसी भी सांसद महोदय जी ने क्या केंद्र सरकार के समक्ष अपने क्षेत्र के लिए या राजस्थान के लिए विधिवत रूप से संसद के अंदर या पर्टिकुलरली किसी मंत्री को कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। प्रवासी हम अपने श्रमिक भाइयों की बात करते हैं तो लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार आग्रह किया है, नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से कितनी बार रिक्वेस्ट की है। अरे नेताजी, आप सुनिएगा, आपको मैं उस पत्र की कॉपी भेजूं मैं, जो गृह मंत्रालय को लिखा गया है, जो मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया है, जो आप पहले पूरी बात कर दीजिए। हम लोग लगातार बात के बाद में मैंने इंटरफेयर नहीं किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंटरफेयर नहीं किया। और सांसद निधि कोष की बात करें आगे, तो आप सांसद निधि कोष बंद ही हो चुका है। आपको पता है, जब भी कोई विधायक पैसा देता है मुख्यमंत्री राहत कोष में, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था? मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वो पैसा उस पर्टिकुलर विधायक को दे दिया था कि जाइए आप अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस महामारी को लड़ने के लिए कार्य कीजिए। उसी तरीके से होता, अगर हर सांसद वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में देता तो मुख्यमंत्री जी सीधा ये कहते कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जाइए और उसमें इस महामारी से लड़ने के लिए कार्य कीजिए। ये तो रही बात है एक संसदीय। आप 25 के 25 सांसद है, आज 25 के 25 सांसद जो भी हैं लोकसभा के अंदर, हनुमान बेनीवाल जी का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मेरे को पता है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रवासी मजदूर, उन्होंने चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी है, हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। मैं बाकी अन्य सांसदों की बात कर रहा हूँ। आज श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे हमारे यहाँ पे बिहार के श्रमिक हो, चाहे यूपी के श्रमिक हो, या हमारे श्रमिक महाराष्ट्र में हो या और कहीं हो। आज महाराष्ट्र सरकार निवेदन कर रही है बार बार केंद्र सरकार से कि किसी तरीके से श्रमिकों की समस्याओं का हल कीजिए। राजस्थान सरकार बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि समस्या को त्वरित गति से समाधान कीजिए, लेकिन अभी तक
केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी आगे से समाधान नहीं किया गया और ना ही किसी तरीके से गाइडलाइन तय की गई कि किस हिसाब से हम अपने प्रवासी श्रमिकों को बाहर से यहाँ लेके आए, या यहाँ पे जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो चाहे बिहार के हैं, चाहे उत्तरांचल के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको हम यहाँ से उनके गंतव्य स्थल अर्थात उनके घर पे कैसे पहुंचे। आप मुझे बताइए, कोई गाइडलाइन तय हो रही है, वो कितने परेशान हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन अभी तक तय नहीं हुई है। रईस खान साहब, आप बताइए कि किस तरीके से आपके सांसदों ने जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सुखदेव जी ने लगातार आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए इसका, इनका। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब, मैं कह रहा हूँ सुखदेव जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। चलिए वो जुड़ेंगे, उससे पहले सुखदेव जी आपसे एक और सवाल है कि अधूरी पड़ी भर्तियों पर सरकार का क्या प्रयास है, आगे क्या करने जा रही है। जो अधूरी भर्तियां हैं, चाहे वो आरएलपी की तरफ से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि जो अधूरी भर्तियां हैं उन पे जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, क्या कुछ सरकार करने जा रही है। ये सारी चीजें तीन तारीख के बाद में ही, जब वस्तु स्थिति का पता चलेगा उसके बाद में फिर आगे की जो गाइडलाइंस तय होगी वो 3 तारीख को देखने के बाद में ही पता चलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और राज्य सरकार भरपूर कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो जितनी भी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो सतत चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि जो बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार मिल सके। और इसके ऊपर पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है, और जितना जल्दी से जल्दी होगा इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने कल एक रिपोर्ट लिखी ग्राउंड से, जहां पे 400 से 500 लोग हैं, वो डेली उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है। फिर सरकार किस तरीके के दावे कर रही है कि कोरोना, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनको देखना चाहिए भारत को या राजस्थान की जनता को, उन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। सरकार दावे कर रही है कि कोई भूखा नहीं सो रहा है। कहां कंट्राडिक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में। सुखदेव जी, आवाज आ रही है आपके पास। ये मेरे से सवाल था आपका? हाँ सर, आपसे था कि सरकार कह रही है कि राशन और कोई भूखा नहीं सो रहा है, जबकि कल जहां पे ग्राउंड रिपोर्ट विवेक सिंह ने ली थी वहां पर लोग 400 से 500 लोग सिर्फ एक टाइम का खाना मिल रहा है उनको। नहीं, वो रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है, वो रिपोर्ट भी हमने देखी है। बाकी देखिए, पूरा प्रयास है, आप भी पूर्ण रूप से देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से जयपुर ही नहीं पूरे राज्य के अंदर राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है, और राज्य सरकार के साथ साथ में जो एनजीओज हैं वो सभी इस चीज को प्रयासरत हैं। और बिल्कुल जो चीज अगर वो जो रिपोर्ट आपने दी है उस रिपोर्ट के ऊपर भी संज्ञान ले लिया गया है। अगर इस तरीके से कहीं पे कोई भी सूचनाएं आती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और पूरा एक प्रयास है, और पूर्ण रूप से एक प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से चीजों से वंचित ना रहे। हर तबके के साथ में जुड़े हुए हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हर जाति से जुड़े हुए हैं, बिना भेदभाव के सभी के लिए प्रयासरत है, और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। मैं रईस खान साहब से पूछना चाहूंगा, रईस खान जी, डिफॉल्टर्स का कर्जा माफ कर दिया गया है, बताया नहीं गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप। विवेक सिंह जी का इनपुट लेना चाहूंगा। विवेक सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी। रईस खान साहब के पास देखिए जो आगे की क्या रिपोर्ट आती है, क्या मंशा होती है, क्लियर किया जाएगा कि क्या होता है, क्यों किया गया है। ऐसे तो हम कैसे कहते हैं कि भाई ये क्या है। ठीक है, ठीक है। विवेक जी, क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, ये काफी समय से भगोड़े थे, इन्हें देश की सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। इस समय देश को आर्थिक मदद की जरूरत थी, आर्थिक मदद की जरूरत थी। ऐसे में कहीं ना कहीं भगोड़ों का जो कर्जा माफ किया है, इसमें बिल्कुल राजनीति स्पष्ट दिख रही है, राजनीतिकरण स्पष्ट दिख रहा है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हिसाब से किया है यह वे खुद बता सकते हैं, लेकिन ये वो किया है बिल्कुल सरासर गलत है। महिपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो मुख्य जो दूरी बिंदु हैं उनमें किसान और उद्योगपतियों का मुख्य रोल रहता है। उसके साथ साथ मजदूर और सारी तमाम बिरादरियों का तो रहता ही रहता है। अब ये किस तरीके से किसानों के साथ साथ जो है, किसानों के भी अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसे आए हैं,
और उद्योगपतियों को वापिस उद्योगों को पटरी पे लाने के लिए उनकी भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। इसमें पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। किस तरीके से उनका कर्जा माफ किया गया, ये सारी डिटेल एक बार आने के बाद मैं स्पष्ट बता पाऊंगा कि जिन लोगों का माफ किया गया उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। सुखदेव महिपाल जी जी अगर ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये क्या है कि जो वो बातें हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जनवरी के अंदर जब संसदीय सत्र चल रहा था, संसदीय सत्र के अंदर कौन जब नहीं सुनना विधेयक चाहता? मैं अरे महोदय, अरे नेताजी, ओ नेताजी, विधेयक जब अरे नेताजी पारित हो आप रहा था, सुनोगे? तो उस समय अरे राहुल भैया गांधी जी आपको ने ये बहुत सवाल ज्ञान है, किया था आप ज्ञान कि के देश अच्छा के भंडार 50 है। डिफॉल्टर बताइए, देश के 50 डिफॉल्टर बताइए। तो उस समय मना कर दिया गया। जो स्टेट राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर और जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी द्वारा मना कर दिया गया, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। एक आलेखर एक व्यक्ति है मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई आरबीआई के अंदर, और आरबीआई के अंदर जब आरटीआई लगाई तो वहां से ज्ञात उन्होंने पूछा कि देश के 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर। अब आप देखिए, एक चीज और समझिए, ये विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, पहले वो मैं आपको होने के बताता बाद, हूँ। सक्षम होने के बाद में भी वो जो कर्जा नहीं चुका है उनको, यस, उनको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। आप देखिए 2212 करोड़ रुपए बाबा रामदेव के माफ कर दिए गए। पतंजलि पैरेलल एक उनकी कंपनी चल रही है, वो प्योर प्रॉफिट में है, वो प्योर प्रॉफिट में है। लेकिन बाकी की जो कंपनी है, उनकी जो सोया जो रूजी कंपनी ऐसा करके है, उनके 2212 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। मेहुल चोकसी के लगभग 6000 करोड़ है। उसके बाद में नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ऐसे करके ये 50 लोग हैं, 50 कंपनी है जिनके 68,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। अब ये कहेंगे कि साहब राइट ऑफ तो बहुत अलग चीज है। अरे भैया, तो राइट ऑफ किसानों का करवा लो ना, सबसे बेटर रहेगा। आप राइट ऑफ किसानों का कीजिए, आप राइट ऑफ उद्यमियों का कीजिए, आप राइट ऑफ उन लोगों का कीजिए जिन्होंने छोटे जो कर्ज ले रखे हैं उनका आप राइट ऑफ कर दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसानों के केवल 5,000 करोड़ कर्जे के लिए ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, और एक मुश्त ये बने हुए हैं चर्चा में, जहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुद्दों की। सुखदेव जी, हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरीके से डिफॉल्टर्स का कर्जा माफ कर दिया गया। क्या बता रहे थे आप? वापस से आप शुरू कीजिए। मैं यही बता रहा था, ये एक विशेष विधि के तहत है जो लगातार विगत 6 वर्षों के अंदर अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो लगभग 2019 तक 3,60,912 करोड़ रुपए का राइट ऑफ का इनका प्रावधान है। अब राइट ऑफ अगर आप पहले की अगर डेफिनेशन देखें तो राइट ऑफ होता क्या था? राइट ऑफ एक बहुत छोटा अमाउंट होता था, और वो हर 6 महीने में और हर 3 महीने में आरबीआई किसी भी लिए हुए बैंक के ऊपर एक ऑडिट करता था, जिसमें ये पता लगता था कि इस अमाउंट को राइट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कुछ साथीगण इस चीज के ऊपर भ्रम फैलाते हैं कि राइट ऑफ का मीनिंग ये नहीं होता कि वो जो खाता है उस खाते से पैसा नहीं लिया जाएगा। राइट ऑफ का हिंदी के अंदर और अर्थव्यवस्था में जो टेक्निकल वर्ड है वो यही होता है कि पर्टिकुलरली ये अमाउंट खाते लग चुका है। अर्थात जो विलफुल जो डिफॉल्टर है, जिन्होंने अपने आप को घोषित किया है कि हम ये कर्ज नहीं दे सकते, या आरबीआई ये मान चुकी है कि इस कर्ज की अब वापसी नहीं हो सकती, अर्थात ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, या ये पैसा किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं है, ये पैसा इस देश की आम जनता का है। जो मजदूर भी जब एक माचिस की एक पैकेट लेता है तो उसके ऊपर वो 12% जीएसटी देता है। ये हमारा पैसा है, ये भारत की जनता का पैसा है। इस वजह से भारत के हर वर्ग को और हर जन को ये सवाल उठाना लाजमी है कि आपने किस तरीके से मेहुल चोकसी का पैसा माफ कर दिया, किस हिसाब से आपने बाबा रामदेव, आपको सभी को पता है कि धड़ल्ले से सारे उनके व्यापार चल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 2,212 करोड़ रुपए का कर्ज माफी कर दी। ऐसे टोटल 50 डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स, माफ कीजिए डिफॉल्टर नहीं, उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। भाई अपने आप ने कह दिया कि मैं नहीं दे सकता। अब आप कह रहे हो कि राइट ऑफ, अरे भाई राइट ऑफ ठीक है, हम कहते हैं कि किसान का कर्जा माफ मत करो, ठीक है, आप ऐसा करो, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर किसान का कर्जा राइट ऑफ कर दो। क्या किसी सांसद ने कहा, क्या किसी सांसद ने लिखा कि तुम उद्योगपतियों के तो 68,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हो और किसानों को तुम्हें माफ करने में इतना भी वो आ रहा है? तो इस कोविड-19 के टाइम पे जब किसान अपनी दुर्दशा में है, और फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, देखिए सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर है लघु उद्यमी, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई।
ये लघु उद्यमी देश के अंदर 70% रोजगार सृजित करता है, जिसकी फैक्ट्री में 4 लेबर भी होती है, 10 लेबर भी होती है, 5 भी होती है और 80 भी होती है। देश का 70% रोजगार सृजित करने वाला एमएसएमई आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लास्ट 3 साल से वो 2 स्थितियों में फंसा हुआ है। एक को बोलते हैं स्टेगेशन, दूसरे को बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब स्टेगेशन और इन्फ्लेशन मिल जाता है तो अर्थव्यवस्था में एक नाम आता है, उसको बोला जाता है स्टेगफ्लेशन। अर्थात हमारा जो एमएसएमई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो 3 साल से स्टेगफ्लेशन में फंसी हुई है। स्टेगेशन का मतलब होता है मांग, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में महंगाई है। आप अगर महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो दूसरी स्थिति बिगड़ जाएगी, अगर आप मांग को कंट्रोल करेंगे तो नीचे की जो महंगाई की स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। तो स्टेगफ्लेशन के अंदर एमएसएमई फंसा हुआ है, स्टेगफ्लेशन के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था फंसी हुई है, और ऊपर से ये लोग 68,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक और मैं अब आपको एक और बात बता रहा हूं। देखो, आपको एक इंटरेस्टिंग और टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। वर्ल्ड बैंक से कोविड-19 के नाम पे इन्होंने $1 बिलियन कर्जा लिया, ठीक है। एडीबी से, एडीबी जो अपना एशियन जो विकास बैंक है, उससे 1.5 बिलियन लिया। आप 2.5 बिलियन का कर्जा ले रहे हैं, नीचे से पीएम केयर फंड से आप पैसा भी ले रहे हैं, तो आप पैसा, वो तो सर सचिन पायलट ने भी कहा है ना कि वर्ल्ड बैंक की मदद से सड़कें बनेगी। कल उन्होंने भी तो घोषणा की है, सचिन पायलट साहब ने भी, तो वो भी तो वहीं से। सर ठीक है, फिर मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि जब आप वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से पैसा ले रहे हैं, तो उसके बाद में फिर आपको पीएम केयर फंड से जो राशि एकत्रित की है, तो उसके बारे में उजागर करके बताइए ना कि आपको ये राशि कहाँ वितरित करनी है और इन राशि का खर्चा कहाँ पे होगा। आज तक किसी ने बताया है? महिपाल मेला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आपने, चाहे जैसे भी मुद्दे हो, आरएलपी पार्टी ने वन्य जीवों के शिकार का मुद्दा हो, एलडीसी भर्ती परीक्षा हो, उसमें छेड़छाड़ का मामला हो, मतलब एलडीसी भर्ती, ओबीसी के सामान्य वर्ग के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे आईएएस अफसरों का आपने जो नंबर की सूची दी, राजस्थान सरकार ने उनके नंबर नहीं मिले, फोन नहीं लग रहे थे, वो मुद्दा हो, चाहे अधूरी भर्तियों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे आपने लगातार उठाए। लेकिन जब ये जो माफ किया गया डिफॉल्टरों का पैसा, तो ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? क्या आपका गठबंधन है इसलिए, या फिर और कोई आपको नजर आ रहा है कहीं पे कुछ? ऐसी कोई नहीं। आप हमारे प्रेस नोट का इंतजार कीजिएगा। अभी पार्टी ने इस मामले को नहीं उठाया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी आप एक बार बयानों का इंतजार कीजिएगा। ये बयान मैं ऑफिशियली आपको अभी नहीं दे सकता। हमारे प्रेस नोट का आप इंतजार कीजिए, बिल्कुल हम सवाल पूछने का काम करेंगे। गठबंधन में होने का मतलब ये करता ही नहीं है। हाँ बोलिए। लेकिन महिपाल जी, आपकी पार्टी लगातार किसानों को, महिपाल जी आपकी पार्टी आरएलपी लगातार किसानों की कर्ज माफी की बात को उठाती आई है। मध्य प्रदेश में कल शिवराज सिंह चौहान ने जिन किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए उन पर कमलनाथ सरकार पर केस करने को भी कहा है, और कमलनाथ सरकार पर केस भी किए जाएंगे। लेकिन अब जब डिफॉल्टरों के कर्जे माफ हुए हैं, इतना बड़ा कर्जा माफ हुआ है, शायद पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ हो सकते थे, उस समय आपकी पार्टी चुप क्यों है? अभी आप बता रहे थे इससे आर्थिक फायदा होगा, आर्थिक फायदा कैसे होगा ये समझ सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि हमारी पॉलिटिकल जो विचारधारा वो सिर्फ किसान बेस्ड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग मजबूती के साथ इस देश के लिए खड़ा हो। हमारे साथ जितने भी जो लोग जुड़े हैं वो सारे किसान परिवारों के लोग, हमारे पास कोई धना सेठ नहीं है, हम उनकी आप सुनिए, अरे आप सुनिए ना, एक बार सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ महिपाल जी। हमारे प्रेस नोट आज देश की महिपाल जी गरीब हो, आप अपनी बात मेरे पे क्यों थोप रहे हैं? आप अपनी बात मेरे पे क्यों थोप रहे हैं? उनके पक्ष में कौन खड़ा है? मैंने उनके पक्ष में बयान दिया है कि उनकी माफ होनी चाहिए। आप ये बात कह रहे हैं, मैंने उनके पक्ष में ही कहा है कि उनकी माफ होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं किन लोगों के माफ होने चाहिए। सांसदों की चुप्पी इस बात का संकेत देती है कि ये सांसद सारे के सारे, बाबा रामदेव, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये उनके सबके साथ खड़े हुए हैं। ये कोई किसानों के साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई बेरोजगार युवाओं के साथ नहीं खड़ा हुआ है। महिपाल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। राजस्थान में आपकी पार्टी अच्छे बहुमत प्राप्त की है, 4% वोट आपको मिले हैं। राजस्थान में से एक सांसद भी आपको मिला है गठबंधन से।
एक छोटा सा सवाल है मेरा, अगर किसी डिफॉल्टर का 5,000 रुपए का भी ब्याज या फिर कर्जा माफ नहीं हो पाता, उसे अपन डिफॉल्टर घोषित करते हैं, केवल 5,000 रुपए के लिए वो उसको जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन जो मेहुल चोकसी जैसे देश छोड़ चुके थे, उनका कर्जा माफ करना कौन सा नियम था? एक 5,000 रुपए के लिए आम आदमी को जेल जाना पड़ जाता है, लेकिन इनका 68,000 करोड़ रुपए अरे कर्जा माफ हुआ भैया, है। अरे भैया, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो आपके बयानों से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी लेकिन को आपका गठबंधन है, ऑफिशियली आपका गठबंधन है, आप इस गठबंधन चीज को क्यों नहीं क्या कर रहे? गठबंधन करने वाले सवाल खड़े नहीं कर सकते? गठबंधन आज हम पार्टी के मैं यही चुनाव कह चिन्ह रहा पे हूँ, चुनाव सवाल खड़े करने में इतनी देर गठबंधन क्यों है? तमाम के साथ अरे है। अरे महिपाल जी, आप अपने गठबंधन विचार तो रख सकते हो इस मामले को लेकर के। कल हो चुका है भाई चलो, एक एक मिनट महिपाल में जी, मैं IPL महिपाल थोड़ा जी सा से, कल हो चुका है, महिपाल जी, अभी तक आपके संयोजक महोदय हनुमान बेनीवाल का कोई प्रेस नोट नहीं आया है। आ जाएगा, आप इंतजार कीजिएगा, कल के अखबार में आ जाएगा। आप इतने महिपाल उतावले जी, मत होइएगा। महिपाल जी, अजी कल महिपाल जी, कल मेरा के मैं आपसे देखते हैं एक बातचीत करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आपके लिए देखते ठीक हैं है, कल छोड़िए कुछ आपने को मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई, पार्टी आप का बताएं क्या बयान कह बाद रहे में आ जाएगा। हैं। हाँ, बताएं, सुन रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टी का बयान बाद में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका उनके साथ गठबंधन है। पार्टी का क्या ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने उस कर्ज माफी के फैसले को गलत नहीं ठहराया, तो आपका गठबंधन बरकरार रहेगा नहीं रहेगा? मेरा सवाल ये है आपसे। मेरा सवाल देखिए, ये नहीं है कि आप गठबंधन अपने पक्ष में बरकरार बोलेंगे, रहना, मैं मेरा सवाल ये मैं नहीं है ये आपसे। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन को रखना और नहीं रखना, उसका मुझे कोई राइट नहीं है। उस मेरे से बड़े बहुत सारे जी, पदाधिकारी बैठे हैं, आप समझ गए। मैं आपको मैं अथॉरिटी हटाने के नहीं पर्सन बोल नहीं रहा हूँ, हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा ये हूँ अगर पार्टी ऐसी स्थिति प्लेटफॉर्म की हुई। बात है। हम इसमें सार्वजनिक रूप से, मैं आपको ये नहीं कहता कि हम तोड़ेंगे या साथ हैं। अभी आप इस बात को इतना आगे मत लेके जाइएगा। अभी क्या हो रहा है, जो आगे डिफॉल्टर क्यों का नहीं ले जो जाऊं? कर्ज, देश में आप अरे आप सुनिए ना, आप सुन तो ले, आप सुन लो, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्टडी करके, आप सुन लो पहले एक बार। मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में कि डिफॉल्टर्स का जो कर्जा माफ हुआ, कतई हम डिफॉल्टर्स के साथ नहीं खड़े हैं। समझ गए आप? किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए था, लेकिन उसकी लड़ाई प्रदेश में पिछले 5 साल से। मैं ये आप सुनिए ना महिपाल जी, यार, आप मैं ये साथ कह नहीं रहा है, हूँ। आपका जिसके साथ गठबंधन है वो साथ है, इसका मतलब आप भी साथ होंगे। अरे यार, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात। गठबंधन, हम कोई गठबंधन में यूं कोई हवा में जयकारे थोड़ी लगा रहे हैं। गठबंधन सम्मान का प्रतीक है। हम तो गठबंधन के सम्मान के साथ चलिए बैठे हैं। आगे हम सवाल कोई यूं में थोड़ी बढ़ते है हैं कि हम इसको। गलत मत है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप दूसरे एंगल से समझ रहे हैं इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि डिफॉल्टर का जो कर्जा माफ हुआ, कतई हम डिफॉल्टर्स के साथ नहीं खड़े हैं। पार्टी के ऑफिशियली बयानों का इंतजार कीजिएगा। ये तो नहीं कि मैं बोलूंगा और मेरे मन से जो है वो तहलका मच जाएगा। अभी पार्टी ऑफिशियल बयान जारी कर रही है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये किसानों का माफ होना चाहिए था, डिफॉल्टर्स के साथ हम नहीं है। अब इसको आप तोड़ क्या कहलवाना चाहते हो, आप बता दीजिए। ठीक है महिपाल जी, समझ गए हम आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुखदेव जी, सुखदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखदेव जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ सर, हाँ सुखदेव हाँ, अब आ जी, गई है। सुखदेव जी, सवाल तो राजस्थान सरकार पे भी खड़े होते हैं। जिस तरीके से आपने केंद्र सरकार पे सवाल प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो राजस्थान सरकार पे भी सवाल तो खड़े होते हैं। जिस तरीके से अलग अलग जगह से लोगों की यह आ रहा है कि राशन नहीं पहुंच रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं है, या राजस्थान सरकार जो है लगातार, आपको बताऊं कि झालावाड़ में 100 नर्सिंग कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। तो सवाल तो बड़ा खड़ा आप पे भी होता है। आप किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो सवालों का जो माध्यम है, वो जो माध्यम होता है वो मीडिया जगत होता है। और कई बार कुछ चीजें जब सीधी रूप से नहीं आती है, तो वहां से मीडिया जगत इस चीज को आगाह करता है, वो बताता है कि राज्य के अंदर या देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों के जो प्रयास है वो सराहनीय है, और आपके प्रयासों के सराहनीय जो भी प्रयास आपके जो लेके आएंगे, हम इस विषय पे नहीं है कि आप नेगेटिव लेके आते हैं या पॉजिटिव लेके आते हैं। हम तो यही कहते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हमेशा इस चीज को, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हमेशा हमेशा इस चीज पे विश्वास करते हैं कि पत्रकारिता का मतलब ही ये होता है कि जहां आमजन अगर पीड़ा में है, आमजन को अगर किसी चीज की पीड़ा है, तो वो पत्रकारिता जगत, मीडिया जगत सरकार के सामने, सरकार के सामने लेके आए, उसके ऊपर सरकार को कार्य करना। विवेक जी कंप्लीट सुखदेव जी, आप सुखदेव जी, आप किस तरीके से कह रहे हैं कि गहलोत सरकार पत्रकारों के पक्ष में है? नहीं, गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमेशा पक्षधर रहे हैं पत्रकारिता के, हमेशा पक्षधर है तो पक्षधर कोरोना, रहे हैं। अगर पक्षधर है सुखदेव जी, अगर पक्षधर है तो कोरोना योद्धाओं को 50 लाख का बीमा दिया था, पत्रकारों को शामिल नहीं किया। अगर पक्षधर है तो आज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज क्यों कराते हैं? देखिए मैं आपको फिर वो कह दूं, आपकी जो मांग है, जो संपूर्ण जो मीडिया कर्मियों की जो मांग है, जो इंश्योरेंस को लेकर के, वो मांग बिल्कुल वाजिब है, हम उसका समर्थन करते हैं और ये बात आगे मुख्यमंत्री जी तक और मंत्रिमंडल लेकिन तक पहुंचाई आपकी जा सकती पार्टी है। के कार्यकर्ताओं, सुनिए सुखदेव जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जब हकीकत समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, चैनलों में प्रकाशित की जाती है, तो आपकी पार्टी कार्यकर्ता उन पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। कौन सा नियम है ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 अगर हुआ है तो वो बहुत गलत है। पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। हम निष्पक्ष पत्रकारिता का बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता ने इस तरीके से कोई कदम उठाया है तो वो भी एक जांच का विषय है और हमेशा पत्रकार को पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, पत्रकार को पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अर्नब गोस्वामी ना बने। हाँ, वो उसी मुद्दे पर आ रहे हैं विवेक जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुद्दा है विवेक जी। सागर जी, हाँ जी, सागर जी, अर्नब के साथ मेरे पे भी कराई है, मैंने खबर प्रकाशित करी उसके बाद। किसने करवाई है सर? इन्हीं के पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ने। सर बड़ा मामला है, सुखदेव जी किस तरीके से लेते हैं, फिर इस तरीके से तो पत्रकार स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। और अगर आपने कुछ लिखा है, आपने अगर कुछ किया, आपने अगर कुछ अपनी पत्रकारिता का जो उदाहरण जो समक्ष पेश किया है, उसके विपरीत जाकर अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा करता है तो उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जांच का विषय है, अगर एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है तो उसको जो संज्ञान में है वो हम बात करेंगे। और लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि पत्रकार को अपनी पत्रकारिता का धर्म सदैव निभाना चाहिए। इस इस इससे बड़ा और कोई भी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मीडिया को बहुत बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक नजदीक से महसूस किया है। आप ही वो लोग हो जो सत्ता से सवाल कर सकते हो, आप ही वो लोग हो जो आम जन की पीड़ा सत्ता के समक्ष रख सकते हो, सत्ता के सामने रख सकते हो। और आपने जो चीज बताई है वो चीज को भी हम देखेंगे और उसके ऊपर आगे में देखेंगे कि ये क्या विषय है और क्या नहीं है। सुखदेव जी, एक आखिरी सवाल के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आखिरी सवाल, झालावाड़ में 100 नर्सिंग कर्मियों ने क्यों इस्तीफा दिया एक साथ? देखिए वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। अगर वो इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसके ऊपर जरूर हमारा जो चिकित्सा जो विभाग है, जो हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं, वो इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लेंगे और देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस्तीफा देना किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में केवल एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है इस कोरोना महामारी का जो जंग है, उस जंग पे विजय पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर कोई परेशानी है, अगर कोई बात है, अगर कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, कहीं भी किसी भी स्तर पर, वो आप सरकार को बताएं, आप माननीय संबंधित आप विधायक महोदय जी को बताएं, मंत्री जी को बताएं, आप संगठन में बता सकते हैं, आप मुख्यमंत्री जी को बता सकते हैं। ये संपूर्ण रूप से राजस्थान सरकार का ध्येय है, वो हर तरीके से आम जन के प्रति कृतज्ञ है, आम जन के हितों के प्रति कृतज्ञ है और वो रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े थे आरएलपी से प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता महिला रईस खान साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, और सुखदेव सिंह चौहान जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना शाम 5 बजे डिबेट, जिसमें आपके मुद्दे जो कि हम कोरोना पर करते ही राजनीति नहीं करते हैं, कभी भी हम राजनीति करने के लिए हमारे डिबेट नहीं है। हमारा लगातार प्रयास है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए, जो मुद्दे उनको लेकर आया जाए और उनको आप तक पहुंचाया जाए। हम कभी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, राजनीति नहीं करते हैं, और जो भी यहाँ पे विचार रखे जाते हैं वो कार्यकर्ताओं और जो प्रवक्ता हैं उनके अपने विचार हैं, वो अपने, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता है। और लगातार आप देखते रहिए हमारा समाचार और लगातार बने रहिए हमारे साथ। लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए, स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए, घर में बने रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए।
और केंद्र सरकार और भारत सरकार की एडवाइजरी का पालन कीजिए। फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर अगली डिबेट में, मुद्दों की चर्चा में, जो कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए और घरों में बने रहिए।